हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस क्लास का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाने वाला टॉपिक है, इक्विवेलेंट मास। हालांकि क्लास 11 में इसका मैं बहुत ज़्यादा रोल नहीं देखता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट स्पेशली कंपटीशन फोकस के लिए हमें इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आज अलग अलग तरीक़ों से समझेंगे इक्विवेलेंट मास किसी भी स्पीसीज़ का कैसे कैलकुलेट किया जाता है और न्यूमेरिकली उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। हालांकि मुझे लगता है हम 100% तो इसको नहीं समझ पाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें आने वाले कुछ 6-7 चैप्टर्स के बाद समझाए जाएंगे, तो शायद हम उस टाइम पे इसको और ज़्यादा कंप्लीट समझ पाएँ। बट अभी जितना भी हम पॉसिबल है उतना समझने की कोशिश करेंगे कि ये इक्विवेलेंट मास होता क्या है। एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका कि आप किसी भी स्पीसीज़ के मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, तो वो उसका इक्विवेलेंट मास होता है। ये बात हम लोगों ने नॉर्मेलिटी में भी पढ़ी थी। n फैक्टर कैसे पता किया जाए, ये बहुत सिंपल है। एसिड्स के लिए नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H उसका n फैक्टर है। मींस वो कितने H वाटर के अंदर रिलीज कर सकता है, वो उसका n फैक्टर होता है। ये बहुत आसान लगता है हमें वैसे तो। जैसे HCl को आप देखें, वो वाटर में एक H को छोड़ सकता है। H2SO4 को देखें तो वो वाटर में 2 H को छोड़ सकता है। H3PO4 को देखें, फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो वो वाटर में 3 H+ को छोड़ सकता है। तो हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि जो H होंगे वही उसका n फैक्टर होगा, बट ऐसा नहीं है। H3PO3 को देखें, n फैक्टर उसका 2 है। 3 H जरूर हैं, बट वो सिर्फ 2 को छोड़ता है। स्ट्रक्चर देखने पे हमें पता चलता है कि उसके पास O के साथ लगे सिर्फ 2 H हैं। और आने वाले टाइम में जब हम एसिड्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ O के साथ या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ लगा H ही पानी में छोड़ा जा सकता है। रिजल्टिंग ये सिर्फ 2 H को छोड़ता है। ऐसे तो CH4 के पास 4 H हैं, बट वो पानी में एक भी H नहीं छोड़ता। तो जब पानी में एक भी H नहीं छोड़ेगा तो वो एसिड नहीं होगा। मीन्स उसका n फैक्टर जैसा कोई टर्म मैं यहाँ पे इस सेंस पे कि वो कितने H को छोड़ता है कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ये छोटी सी दिक्कत हमारे साथ रहने वाली है कि हम किसी फॉर्मूले को देख के कैसे पता चलाएंगे कि जी उसके पास कितने H आयोनाइजेबल हैं। लाइक मैं एसिटिक एसिड का केस देखूं, CH3COH, आपको लगेगा जी 4 H है। मैं कहूँगा नहीं, सिर्फ ये वाला एक H ही वो छोड़ सकता है, उसके पास सिर्फ एक आयोनाइजेबल H है। बट अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि किसी एसिड के पास जितने आयोनाइजेबल H हैं वो उसका n फैक्टर होता है। आप उसका मोलर मास कैलकुलेट करें जैसे आप यूजुअली करते हैं। जैसे H3PO4 का मैं यहाँ पे करूँ तो वो 98 आएगा, डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा n फैक्टर उसका, तो ये उसका इक्विवेलेंट मास होगा। या सिमिलरली H2SO4 का भी 98 आता है, डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ क्योंकि 2 H को छोड़ता है, तो ये 98/2 वो इसका इक्विवेलेंट मास होगा 49। या HCl को देखें तो 36.5 है और वो एक H को छोड़ता है, तो n फैक्टर 1 हो जाएगा, तो ये इसका इक्विवेलेंट मास होगा। सिमिलरली बेसिस के लिए होता है कि कितना उनके पास नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH नेगेटिव हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बेसिस आपको शो करूँ। सपोज कीजिए मेरे पास KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये एक OH को छोड़ता है, ये 2 OH को छोड़ते हैं, या ये 3 OH को छोड़ते हैं, तो अकॉर्डिंगली n फैक्टर इनका 1, 2 या 3 हो जाएगा। ये बहुत आसान होता है एसिड और बेस के लिए n फैक्टर कैलकुलेट करना, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फर्स्ट चैप्टर में इसी की ज़रूरत पड़ती है। किसी सोल्ट के लिए अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ ये n फैक्टर, तो सोल्ट के लिए भी n फैक्टर मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ कुछ सोर्स दिखा रहा हूँ, NaCl, Na2CO3,
AlCl3 Al2O3। ये मेरे पास कुछ सॉल्ट्स या ऑक्साइड्स हैं जिनका मैं एन फैक्टर देखना चाहता हूँ। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इन स्पीसीज पे टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है या टोटल कितना नेगेटिव चार्ज है वो चेक कर लेता हूँ, वो उसका एन फैक्टर होता है। जैसे मैंने NaCl का मोलर मास देखा 58.5 है। अब इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो सोडियम पे +1 है, Cl पे -1 है, कोई भी एक कंसिडर कर लीजिए आप, 1, चाहे प्लस चाहे माइनस। Na2CO3 का मोलर मास देखें 106 आता है, उसको उसके एन फैक्टर यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो आप देखेंगे कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम पे +1 होता है, बट 2 सोडियम है तो 2 पॉजिटिव हो गया, तो आप 2 से इसको डिवाइड कर दें। इधर कार्बोनेट के 2 नेगेटिव को कंसिडर कर लें या सोडियम के 1+ को, 2 आयंस है तो टोटल 2+ को। सिमिलरली AlCl3 का मोलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए 35.5 इंटू 3 + 27, और क्योंकि इसके ऊपर 3+ चार्ज है या इस पे -1 के 3 स्पीसीज हैं, तो ये आपके पास उसका इक्विवेलेंट मास होगा। या सिमिलरली Al2O3 का मोलर मास आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए। अब पॉजिटिव चार्ज देखें, एल्यूमिनियम 3+ वाले 2 आयंस पड़े हैं या ऑक्साइड 2 नेगेटिव वाले 3 पड़े हैं, तो टोटल 6 पॉजिटिव या 6 नेगेटिव है, तो मोलर मास बाई 6, ये हमारे पास उसका इक्विवेलेंट मास होता है। कुछ एटम्स को कंसिडर कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम है या मेरे पास मैग्नीशियम है या मेरे पास एल्यूमिनियम है या मेरे पास कॉपर है, तो मैं इनका एटॉमिक मास देखता हूँ और एटॉमिक मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देता हूँ। मतलब एटम्स के लिए उनकी वैलेंसी उनका एन फैक्टर होता है। जैसे सोडियम का 23 एटॉमिक मास है और उसकी वैलेंसी 1 होती है, मींस वो किसी एक एटम से कंबाइन करता है, किसी एक स्पेसिस से कंबाइन करता है, तो 23/1। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है और उसकी वैलेंसी 2 होती है। मुझे लगता है आप लोगों ने 10th में वैलेंसी के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे आने वाले टाइम में हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप पार्शियली इतना याद रख सकते हैं कि वैलेंसी किसी भी एटम की एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है। हमें 10th में बताया जाता था कि लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो 4 तक हैं तो वो उसकी वैलेंसी होती है, अगर 4 से ज़्यादा हैं तो 8 माइनस दैट वैल्यू वो उसकी वैलेंसी होती है। तो अभी आप उसी बात को भी ध्यान रखेंगे तो भी हमारा काम चलेगा। और ऐसे ही एल्यूमिनियम का जो एन फैक्टर होता है वो 27/3 होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ नोटिस करने की है कि किसी भी स्पीसीज का इक्विवेलेंट वेट कभी फिक्स नहीं होता, इक्विवेलेंट मास कभी फिक्स नहीं होता। मतलब मैं कहूँ कि बाउंडेड हूँ, ये एक ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी एक स्पीसीज के 1, 2, 3 या ज़्यादा इक्विवेलेंट मास भी हो सकते हैं। धीरे धीरे हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप यहाँ कॉपर को देखें, अब मुझे पता है कॉपर की वैलेंसी तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं, एटम्स हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, एंड नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। आज वो पढ़ने का टाइम नहीं है कि वैलेंसीज कैसे पता करेंगे, बट मेरी बात को फॉलो करें। कॉपर का जो एटॉमिक मास है वो 63.5 है। अब अगर इसकी वैलेंसी 1 है या मैं कहूँ इसके ऊपर +1 चार्ज है तो ये इसका इक्विवेलेंट मास होगा। बट अगर इसकी वैलेंसी 2 है या मैं ये बोलूँ कि इसके ऊपर 2+ चार्ज है तो इसका इक्विवेलेंट मास 63.5/2 होगा। तो इस तरह से मैं एटम्स के इक्विवेलेंट मास भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं, लाइक मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताऊँ। यहाँ सपोज मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, सोडियम + क्लोरीन दैट गिव्स NaCl। 10th में पढ़ा हुआ रिएक्शन ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोडियम 0 से +1 बना रहा है और क्लोरीन 0 से -1 बना रहा है। अगर किसी को ये दिक्कत लग रही है सर ये 0 कहाँ से आ गया या ये ± कहाँ से आ गया, तो मैं बहुत ब्रीफ में ये बात बताना चाहता हूँ कि किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं होता या मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। तो ये चार्ज की वैल्यू लिखी है मैंने, सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है। फिर 10th क्लास में हमें बताया जाता था कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और क्लोरीन गेन करता है, तो छोड़ने पे +1 चार्ज आता था और गेन करने पे -1 चार्ज आता था। तो यहाँ पे सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए या कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने किसी भी रिएक्शन में गेन किए, वो उसका एन फैक्टर होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं इस चीज़ को यहाँ इस लेक्चर पे इंक्लूड नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज उससे पहले मुझे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और किस तरह से वो एक मॉलिक्यूल पे अपीयर होता है, मॉलिक्यूल्स में एटम पे अपीयर होता है,
वो सबसे पहले समझाना पड़ता है बच्चों को, और वो अभी हमसे कुछ दूर है। अगर मैं चाहूँ कि नहीं पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही समझा देता हूँ, तो उसके लिए मुझे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम वेट एंड वॉच का पॉलिसी रखेंगे। मीन्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे नहीं जाएंगे कि रिएक्शन में किसने क्या इलेक्ट्रॉन लॉस गेन किया, बट आप बस इतना बात दिमाग में ध्यान रखेंगे कि कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन कर रही है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस या गेन करता है, वो उसका एन फैक्टर होता है। ये सब बातें जानने के बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे अगर आएँ कि इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो एक और छोटी सी बात है जो आप दिमाग में रखें, काफ़ी हद तक वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। वो बहुत आसान बात है। इक्विवेलेंट मास क्या है? दिस इज मास ऑफ स्पीसीज which combines with वन ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन और 80 ग्राम ब्रोमीन और 108 ग्राम सिल्वर, और इस तरह की कुछ और भी 2-3 पॉइंट्स मैं ऐड कर सकता हूं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इतने में अच्छे से काम चलता है कि किसी भी स्पीसीज का एक पर्टिकुलर मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा, या किसी भी स्पीसीज का मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा, या किसी भी स्पीसीज का मास जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। सी, यहाँ देखते हैं हम, मेरे पास सोडियम है, मैं उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा रहा हूँ और वो एक कंपाउंड बना रहा है सोडियम हाइड्राइड। ये मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है, स्टोइकोमेट्री पे अभी पढ़ के आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मोल मतलब 46 ग्राम सोडियम 2 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। तो 1 ग्राम से कितना कंबाइन कर रहा है? 23। हाँ, तो वो इसका इक्विवेलेंट मास है। हाइड्रोजन के 1 ग्राम मास के साथ जो सोडियम का मास कंबाइन कर रहा है वो इक्विवेलेंट मास है। आप रिएक्शन को बदल के देख लीजिए, Mg + H2 gives MgH2। रिएक्शन बैलेंस्ड है। 24 ग्राम 2 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, तो मुझे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ देखना है, तो 1 ग्राम के साथ तो 12 ग्राम मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है। हाँ, तो वो उसका इक्विवेलेंट मास है। आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए, ऑक्सीजन से देखिए। ये मेरे पास एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहा हूँ, Al2O3 बना रहा है। इसको मैं बैलेंस करता हूँ एक बार, 3, 2, 4। ये लीजिए, ये हमारे पास बैलेंस फॉर्मेट है। सो 27 × 4 ग्राम एल्यूमिनियम 32 × 3 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। इसको मैं कह सकता हूँ 96 ग्राम, इसको मैं कह सकता हूँ 108 ग्राम। तो 96 ग्राम 108 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, 96 ग्राम 108 ग्राम से कंबाइन कर रहा है। आप तो 8 ग्राम को देखिए, वो कितने ग्राम से कंबाइन करेगा? आपका आंसर आएगा 9 ग्राम। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो मास कंबाइन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। एक और छोटा सा पॉइंट देखिए, मेरे पास कॉपर है और सपोज करो उसने क्लोरीन से रिएक्शन करके बनाया क्यूप्रस क्लोराइड। एक मेरे पास दूसरा सैंपल है क्लोरीन का और उसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया और इसने बनाया CuCl2। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो 71 ग्राम के साथ 63.5 ग्राम कंबाइन कर रहा है, जबकि यहां पे आप देखेंगे तो 35.5 ग्राम के साथ 63.5 ग्राम कंबाइन कर रहा है। और डेफिनेशन को रिकॉल करें जहां मैंने कहा 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ जो मास कंबाइन करता है वो इक्विवेलेंट मास होता है। तो यहां 35.5 ग्राम के साथ कितना कंबाइन किया? 63.5, यानी कि कॉपर का इक्विवेलेंट मास इस रिएक्शन में 63.5 है। जबकि यहां पे आप देखेंगे तो 35.5 ग्राम के साथ कितना कंबाइन किया? हाफ ऑफ दिस वैल्यू, यानी कि
दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट 31.75, तो वो हमारे पास कॉपर का सेकेंड रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास होगा। तो मैं समझने लग जाता हूँ कि भाई इक्विवेलेंट मास कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है, वो तो डिफरेंट हो सकती है। क्या H2SO4 के केस में भी ऐसा हो सकता था कि उसका इक्विवेलेंट मास 49 ना हो के 98 होता, मीन्स उसका n फैक्टर 1 होता? यस। अगर किसी रिएक्शन में H2SO4 सपोज एक H+ को छोड़ रहा है तो आप बेझिझक बोलेंगे कि उसका n फैक्टर 1 है। ओके, तो ये हमारे पास बेसिक एलिमेंट्री आइडिया हो गया। अब एक छोटी सी बात और हम लोग यहाँ पे दिमाग में पुश करना चाहेंगे, और वो छोटी सी बात ये है कि किसी भी स्पीसीज का एक इक्विवेलेंट किसी दूसरी स्पीसीज के एक इक्विवेलेंट से ही कंबाइन करता है, और जो प्रोडक्ट बनाता है वो भी एक इक्विवेलेंट ही बनाता है। ये स्टोइकियोमेट्री का लास्ट न्यूमेरिकल आप देखिएगा, जहाँ पे मैंने नॉर्मेलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कराया, तो वहाँ भी मैंने ये बात बोली कि एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस से रिएक्शन करता है। तो ये बात सभी जगह एप्लीकेबल है। एक इक्विवेलेंट किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का मटेरियल दूसरे स्पीसीज के एक इक्विवेलेंट से ही कंबाइन करने वाला है, और रिजल्ट भी एक इक्विवेलेंट ही बनाने वाला है। तो हम लोग धीरे धीरे इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एटॉमिक मास निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला आप ध्यान रखें, डिलोंग-पेटिट्स लॉ ने ये फॉर्मूला हमें बताया है। डिलोंग्स-पेटिट लॉ वो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताता है आपको, जो न्यूमेरिकल्स पे काम आता है। 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। किसी भी स्पीसीज की स्पेसिफिक हीट अगर आपको पता हो तो आप उसका एटॉमिक मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस रिलेशन। आप याद रखेंगे कि स्पेसिफिक हीट जो होता है वो यहां पे आपको कैलोरी पर ग्राम में लेना है। स्पेसिफिक हीट का यूनिट जूल, किलो जूल कुछ और हो सकता है, बट इस रिलेशन में आपको कैलोरी पर ग्राम में स्पेसिफिक हीट लेना होगा, सो दैट हम न्यूमेरिकल्स पे इसको अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएं। दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। कोई अननोन एलिमेंट है, उसने ऑक्साइड बनाया है, इक्विवेलेंट मास पूछा गया है उस एलिमेंट का, और ऑक्सीजन कंटेंट उसमें बोला गया 20% बाय मास है, मींस 20 ग्राम इन 100 ग्राम। तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास E और O से बना कोई एक कंपाउंड है जिसमें E आपका 20 ग्राम है, तो E आपका O अगर आपका 20 ग्राम है तो E आपका 80 होगा। आपको इक्विवेलेंट मास पूछा गया था। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो बना होगा इस EO से, उसमें 20 ग्राम ऑक्सीजन है और 80 ग्राम एलिमेंट है आपका। सो बहुत सिंपली आप कैलकुलेट करेंगे 20 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विद एलिमेंट दैट इज इक्वल टू 80। आप सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ उस एलिमेंट का कितना मास कंबाइन किया, क्योंकि वही इक्विवेलेंट मास है। तो आप यहां कैलकुलेट कर लीजिए कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ उसका कितना मास कंबाइन करेगा। तो 80/20 इंटू 8, आप इसको सोल्व करें 32। ये 32 उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें। M का परसेंटेज दे रखा है 53, और ऑक्साइड बनाया है उसने, मतलब ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला बता रखा है M2O3। एटॉमिक मास आपको उसका बताना है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा। तो देखें बहुत आसान है। मेटल हमारे पास 53 है, तो ऑक्सीजन डेफिनेटली हमारे पास कितना हो जाएगा 47। ये आसानी से निकाल सकता हूं, परसेंटेज गिवन था। सो 53 अगर मेटल है तो 47% मेरे पास ऑक्सीजन हो जाएगा। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 47 ग्राम ऑक्सीजन ने 53 ग्राम मेटल से कंबाइन किया है। तो मैं यहां पे लिखता हूं 47 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद मेटल दैट इज इक्वल टू 53। तो आप 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो एलिमेंट कंबाइन कर रहा होगा उसका इक्विवेलेंट मास होगा। आपसे पूछा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम तो यही कैलकुलेट कर सकते थे। 53/47 इंटू 8, आप इसको सोल्व करें। ये आपके पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास।
9 के आसपास आएगा ये, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में हो सकता है 9.0 समथिंग और 8.99, तो आप उसको राउंड ऑफ करके वैल्यू को रिपोर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब हमसे फॉर्मूला पूछा था उसका, सॉरी एटॉमिक मास पूछा था उसका, ये देखें आप M2O3, इसको अगर मैं थोड़ा बाइफरकेट करूं तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं M3+ है और ऑक्साइड एज यूजुअल 2 नेगेटिव है। दोनों ने कंबाइन किया होगा, ये आपको 10th में बताया जाता था कि 2 आयंस जब कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाएंगे तो इसका चार्ज इसके नीचे लिख देते हैं और इसका चार्ज इसके नीचे लिख देते हैं, या कुछ ऐसे समझाया गया होगा कि दोनों तरफ चार्ज को बराबर कर लेते हैं। ये 6+ हो गया, ये 6- हो गया, अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इसका नंबर नीचे, इसका नंबर नीचे। वो जैसे भी आपको 10th में याद कराया गया वैसे फॉलो कर लीजिए। मैं तो बस ये दिखाना चाहता हूँ कि M के ऊपर 3+ चार्ज है, और किसी भी स्पीसीज पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसका n फैक्टर होता है। सो आप फॉर्मूला याद करें, मैं अभी बोल रहा था n फैक्टर के लिए कि जो n फैक्टर होता है वो होता है मोलर मास या एटॉमिक मास, एटम के केस में मोलर मास ही होता है वो, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। कुछ अलग नहीं है, इक्विवेलेंट मास लिखा था मैंने मोलर मास बाय n, तो अभी n लिख दिया मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। सो n फैक्टर ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है 3। मोलर मास दैट इज एटॉमिक मास, वो आपको कैलकुलेट करना है, कंफ्यूज मत होना। मोलिकुलर मास सिर्फ मॉलिक्यूल्स का मोलर मास होता है, सॉरी मोलिकुलर मास सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, जबकि मोलर मास वर्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इक्विवेलेंट मास की वैल्यू आपको 9 गिवन थी, अब मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर को रिपोर्ट करेंगे। 27 ग्राम ये हमारे पास यहाँ इस मेटल का, एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। एक और क्वेश्चन पे फोकस करें। क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 49.5% क्लोरीन। क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट E और Cl का एक कंपाउंड है, जहां मुझे बोला गया है क्लोरीन 49.5 ग्राम है, तो एलिमेंट आपका ऑटोमेटिकली 51.5 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज दे रखी है। एलिमेंट का क्लोराइड है तो एलिमेंट और क्लोराइड दो ही चीज़ें होंगी, एक की परसेंटेज पता है तो दूसरे की निकल जाएगी। और मैं सबसे पहला काम इक्विवेलेंट मास निकालने का कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कितना मास ऑफ एलिमेंट कंबाइन किया होगा। तो देखिए बहुत आसान है, 49.5 ग्राम क्लोरीन combines with element that is equal to 50.5 ग्राम। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने मास से कंबाइन करेगा, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 50.59 बाई 49.5 मल्टीप्लाइड बाई 35.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 36.93 आएगा। तो एक काम तो आपका हो चुका है जी, इक्विवेलेंट मास आपको निकालना था, वो आपका निकल गया। अब आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो एटॉमिक मास के लिए आप देखें यहाँ स्पेसिफिक हीट उसने बताई है कैलोरी पर ग्राम में, और मैंने डिलोंग्स पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग एक रिलेशन आपको बोला है याद करने के लिए कि जो एटॉमिक मास है वो 6.5 बाई स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी पर ग्राम होता है। आप इसको सॉल्व कीजिए, वो आपके पास एटॉमिक मास का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद आप ये जानते ही हैं कि जो n होता है, n फैक्टर जिसको मैं बोलता था, वो स्पीसीज की वैलेंसी होती है, और ये n फैक्टर होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इस रिलेशन को कंफ्यूज मत होइएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हुए ही मैंने कहा था कि जो इक्विवेलेंट मास होता है वो एटॉमिक मास बाय n फैक्टर होता है। अब बोल रहा हूं कि जो n फैक्टर होता है वो एटॉमिक मास बाय इक्विवेलेंट मास होता है। एक ही बात है, इधर से इधर किया है। n फैक्टर क्या होता है, वो वैलेंसी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, चार्ज प्रेजेंट होता है, एलिमेंट होता है। तो आप यहाँ पे एटॉमिक मास इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और वैलेंस इक्विवेलेंट मास आपने ये 36.93 निकाला ही हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा 114। तो आप यहां से वैलेंसी n फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। मींस अगर वो आपको बोलता कि फॉर्मूला बताओ, तो इसके ऊपर 3+ चार्ज था, क्लोराइड तो यूनिवर्सल 1 होता है, तो आपका ये जो कंपाउंड होता इसका फॉर्मूला बन जाता
ECl3। वो यहाँ पे एक बात और भी कह सकता था कि फॉर्मूला आप प्रेडिक्ट करें उसका क्या होगा। तो n फैक्टर पता चलते ही आपको इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पता चल गया था, क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है, ये यूनिवर्सल है, तो आप इजीली इसके फॉर्मूले को ECl3 की फॉर्म में रिपोर्ट कर सकते थे। एक और क्वेश्चन देखें, ऑन डिजोल्विंग 2 ग्राम मेटल इन H2SO4, मेटल है 2 ग्राम, डिजोल्व किया है H2SO4 में, टुकड़ों में लिख रहा हूं मैं H2SO4 को भी थोड़ा क्लियरली समझ में आए, गिव्स 4.51 ग्राम मेटल सल्फेट। तो उसने यहां पे मेटल का सल्फेट बनाया है, यहां तो 2 आना है, यहां पे मैं कुछ कह नहीं सकता क्या आएगा क्योंकि मेटल का चार्ज वैलेंसी तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने इसका 2 नेगेटिव यहाँ लिख दिया, इसका मुझे पता नहीं था तो X मैंने मान लिया और इस तरह से ये मेटल सल्फेट बन गया। अब मुझे कई चीज़ें पूछी हैं, वैलेंसी पूछा है, एटॉमिक मास पूछा है, पहले इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करता हूँ, उसके बाद बाकी ट्राई करूँगा। वैलेंसी तो तभी निकल पाएगी, एटॉमिक मास तो मैं निकाल लूँगा। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है उसका कैलोरी पर ग्राम में, तो वही जैसा पिछले क्वेश्चन में मैं बता रहा था 6.4 डिवाइड बाई 0.057 आप करेंगे तो आपके पास एक आंसर तो आ गया एटॉमिक मास। बट एक बार इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करता हूँ। तो मेरी एक बात को याद रखें आप, मैंने अभी बोला था जब मैं थ्योरी ख़त्म कर रहा था इस टॉपिक की, तो मैंने कहा था कि किसी भी एक स्पीसीज़ के जो इक्विवेलेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, 2 अलग अलग स्पीसीज़ हैं कंबाइन कर रही हैं, तो दोनों जब कंबाइन करेंगी कि दोनों के सेम इक्विवेलेंट्स आपस में कंबाइन करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे जो मेटल सल्फेट बन रहा है उसमें मेटल के इक्विवेलेंट्स और सल्फेट के इक्विवेलेंट्स सेम होंगे। अब देखिए 2 ग्राम यहाँ पे मेटल था, ये टोटल मुझे बता रखा है 4.51 ग्राम मेटल सल्फेट है, तो 2 ग्राम मेटल तो सारा का सारा यहाँ पे आया ही है। मेटल 2 का 2 ग्राम मास का तो कहीं लॉस हुआ नहीं, मेटल तो और कहीं गया नहीं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें 2 ग्राम आपके पास मेटल है प्लस 2.51 ग्राम आपके पास सल्फेट है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेता हूं, सॉरी इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है दोनों के सेम इक्विवेलेंट्स आपस में कंबाइन किए होंगे। तो इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नॉर्मेलिटी का टॉपिक याद करना आप, सॉल्यूशन के अंदर मैंने बोला था मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो मैं यहां पे मेटल के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर रहा हूं। लेट मी राइट इट 2/x। x उसका इक्विवेलेंट मास है, x इस मेटल का इक्विवेलेंट मास है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो मतलब इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, 2/x। सल्फेट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हैं, 2.51 उसका मास है, उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इधर देखें सल्फर का मोलर मास 32 प्लस 64 ये 96 बन रहा है, 96 मॉलिक्यूलर मास है, 2 नेगेटिव चार्ज है, n फैक्टर 2 हो गया, तो 48 इसका इक्विवेलेंट मास है। सो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास वो मेरे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि इसके और इसके सेम इक्विवेलेंट्स आपस में कंबाइन करने वाले हैं। तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो ये 48 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2.51 होगा। आप जब इसको सोल्व करेंगे x के लिए तो वो x हमारे पास मेटल का इक्विवेलेंट मास होगा और ये आता है 38.2। थोड़ा बहुत आगे पीछे आप देख लेना, बट चलो हमने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लिया है मेटल का। मोलर मास हमें पता है, या एटॉमिक मास मैं बोलूं, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 6.4 डिवाइडेड बाई 0.057, अप्रॉक्सीमेशन लिख रहा हूँ 112 और 3 समथिंग ऐसा आएगा। तो इस मोलर मास को आप इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करें तो वो n फैक्टर आएगा, n फैक्टर मतलब वैलेंसी ऑफ द मेटल। तो आपके पास वैलेंसी भी आ गया और आपके पास एटॉमिक मास भी आ गया, इक्विवेलेंट मास आपने कैलकुलेट किया। यही 2 रिक्वायरमेंट थी हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। 1 ग्राम क्लोराइड है किसी एलिमेंट का जिसमें क्लोरीन का अमाउंट आपको बता रखा है, वेपर डेंसिटी उसकी बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रखा है आप लोगों से। तो देखें आप, ये कोई एलिमेंट का क्लोराइड है, क्लोराइड पे -1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, ई पे कोई चार्ज होगा, x लिख दिया मैंने, पता नहीं क्या है वो। एलिमेंट क्लोरीन कितना पोजेस कर रहा है, 0.835 ग्राम, 1 ग्राम टोटल था, तो एलिमेंट आपका कितना हो जाएगा
0.165 ग्राम, 1 ग्राम से इसको माइनस कर दिया। तो मुझे इक्विवेलेंट मास निकालने में इंटरेस्ट है सबसे पहले तो, तभी मैं कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला का प्रेडिक्शन कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 0.835 ग्राम क्लोरीन कंबाइंस विद एलिमेंट 0.165 ग्राम एंड 35.5 ग्राम विल कंबाइन विद, तो 0.165 बाई 0.835 मल्टीप्लाइड बाई 35.5। आप इस वैल्यू को अगर सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट मास होगा उस एलिमेंट का, और ये वैल्यू आता है 7 अप्रॉक्सीमेट। तो मुझे एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास पता चल गया। अब मुझे फॉर्मूला निकालना है, मतलब मुझे इसकी वैलेंसी पता चल गई तो मैं फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इजीली। सो मैं वैलेंसी निकालने के लिए क्या करता हूँ, एन जो होता है वो होता है हमारे पास मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास 7 है और क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास वो हमें पता ही है, स्टैंडर्ड 35.5 है। तो टोटल ये हमारे पास हो जाता है 42.5। ये 42.5 एक्चुअली इस ECl X टाइप के कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास है। दो चीज़ों से बना हुआ था, सेम इक्विवेलेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे, एक इक्विवेलेंट से जुड़ के ये पर्टिकुलर आपके पास क्लोराइड बनाने वाला है। तो मुझे मोलर मास का वैल्यू पता करना कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, वेपर डेंसिटी दे रखा है 85 × 2 वो मोलिकुलर मास हो जाएगा 170। अब मैं इसको सोल्व करूं अगर, तो ये मेरे ख्याल से 4 के आसपास आंसर आने वाला है। तो 4 जो है वो इसका वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा। तो जो कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा मेरे पास वो होगा ECl4। 1.5276 ग्राम कैडमियम क्लोराइड है और उसमें दो ही चीज़ें हैं डेफिनेटली, कैडमियम और क्लोरीन। कैडमियम का अमाउंट दे रखा है, सॉरी कैडमियम क्लोराइड का अमाउंट दिया हुआ है, उसमें कैडमियम कितना है वो बता रखा है 0.9367। क्लोराइड कितना होगा आपके लिए मुश्किल नहीं है कैलकुलेट करना। 1.5276 से 0.9367 माइनस कर दें आप, तो ये आपके पास वहां प्रेजेंट क्लोराइड का अमाउंट होगा। अब आपको क्या देखना था, आपको सिर्फ ये देखना है कि 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कितना कैडमियम कंबाइन कर रहा है, वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। तो आप इसको सोल्व करें, ये कुछ 0.5909 के आसपास आने वाला है। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं 0.5909 ग्राम क्लोरीन कंबाइन विद कैडमियम 0.9367 ग्राम। तो 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने कैडमियम से कंबाइन करेगा। आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, 0.9367 डिवाइडेड बाई 0.5909 मल्टीप्लाइड बाई 35.5। इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये रफ सा आंसर मैं लिख रहा हूँ 36.27 के आसपास इन ग्राम आंसर आएगा, सॉरी 56.27। तो ये 56.27 के आसपास जो आपके पास आंसर आएगा, ये इस कैडमियम का एक्चुअली इक्विवेलेंट मास है। मुझे तो एटॉमिक मास पूछा गया है, तो इक्विवेलेंट मास को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो एटॉमिक मास होगा। ये वही फॉर्मूला है जो स्टार्टिंग पे मैंने लिखा, इक्विवेलेंट मास जो होता है वो एटॉमिक मास बाई n फैक्टर होता है। तो n फैक्टर उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज होगा, चार्ज आपको दिख ही रहा होगा कैडमियम पे 2+ है, क्लोराइड पे -1 होता है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 × 56.27 और आंसर को इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास ये कुछ लगभग 112.5 के आसपास आएगा, वो आपका कैडमियम का एटॉमिक मास होगा। क्वेश्चन देखें, थोड़ा अलग है। 3 ग्राम ऑक्साइड ऑफ मेटल इज कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड ऑफ दैट मेटल 5 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट बताना आपको मेटल का। सी हियर, ये मेरे पास मेटल का ऑक्साइड है, O पे 2 नेगेटिव चार्ज है, M का मुझे पता नहीं उसके ऊपर क्या चार्ज है, तो मैं M2OX लिख देता हूँ।
और इसको कुछ रिएक्शंस के थ्रू क्लोराइड्स में बदला गया है। m का वही मुझे पता नहीं है क्या है, x लिख दिया, Cl का -1 था तो m पे यहाँ मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे ऑलरेडी बता रखा है कि ये 3 ग्राम है और उससे ये 5 ग्राम में कन्वर्ट हो रहा है और मुझे उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। मुझे एक बात पता है कि यहाँ जितने मेटल के इक्विवेलेंट्स कंबाइन करेंगे उतने ही ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट्स कंबाइन करेंगे। मैं मान लेता हूँ यहाँ लेफ्ट साइड में जो मेटल है वो x ग्राम है, मेटल x ग्राम है, तो ऑक्साइड कितना हो जाएगा 3 - x ग्राम। तो x ग्राम मेटल कंबाइन कर रहा है 3 - x ग्राम ऑक्सीजन के साथ। फर्स्ट केस पे आप देखिएगा, मैं दोनों के इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेता हूं। x मास ऑफ द मेटल है, डिवाइड कर देता हूं उसके इक्विवेलेंट मास से, तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल बन जाएंगे। इसको 8 से डिवाइड कर देता हूं तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन बन जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि दोनों इक्वल होंगे, प्लस तो मैं उसके लिए शो कर रहा था कि दोनों में टोटल मास x और 3 - x है। तो मुझे पता है कि जितने मेटल के इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही ऑक्साइड्स के इक्विवेलेंट होंगे, तो मेटल का इक्विवेलेंट होगा x बाई इक्विवेलेंट मास और इसका होगा 3 - x बाई इसका इक्विवेलेंट मास। ऐसे ही वहां चला जाता हूं, मेटल तो सारा का सारा वहां पे भी गया होगा एज इट इज, वो तो कुछ कम ज्यादा होना नहीं है। तो मेटल का अमाउंट कितना है x अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है मेटल के। और क्लोराइड के कितने होंगे, क्लोराइड का मास कितना था 5 - x डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास कितना होगा 35.5। x बाई इक्विवेलेंट मास इसके बराबर है, x बाई इक्विवेलेंट मास इसके बराबर है, तो मैं फाइनली लिख सकता हूं 3 - x बाई 8 दैट इज इक्वल टू 5 - x बाई 35.5। थोड़ा टाइम लगाएं यहां पे, आप x का वैल्यू सॉल्व करें। वो जो x का वैल्यू आपके पास सॉल्व होने वाला है, वो x का वैल्यू एक्चुअली मास ऑफ द मेटल होगा इन दैट ऑक्साइड, और वो वैल्यू कुछ आपके पास 2.41 के पास आसपास आने वाला है, 2.41 ग्राम। टोटल आपको पता है यहां पे 3 ग्राम है, तो आपको पता चल गया यहां पे ये मेटल है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 3 में से 2.41 माइनस कर दीजिए 0.59 ग्राम, ये आपके पास ऑक्सीजन का अमाउंट आ गया। अब मैं यहां पे एक्चुअली क्या करूंगा, मैं वही अपना पुराना टेक्निक यूज करूंगा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना मेटल कंबाइन कर रहा है, तो 0.59 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है 2.41 ग्राम, 8 के साथ कितना कंबाइन करेगा 2.41 बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको इसके आंसर के पास बहुत आसानी के साथ लेके जा सकता है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अभी हम टाइम कंज्यूमिंग नहीं रखेंगे सिस्टम को। ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट होगा मेटल का। आप इधर से भी कैलकुलेट कर सकते थे, मेटल का अमाउंट आपको पता चल चुका था, 5 - x करते तो वो क्लोराइड का अमाउंट आ जाता, और फिर आप 35.5 ग्राम क्लोराइड से कितना मेटल कंबाइन कर रहा है वो कैलकुलेट करते तो आपके पास वो इक्विवेलेंट मास होता मेटल का। आई होप आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को यहाँ क्लब करने की कोशिश की है ताकि आपको प्रैक्टिस करते हुए ज़्यादा दिक्कत ना आए। एटलीस्ट इन्हीं क्वेश्चंस पे आप एक बार पहले कमांड करें, फिर कुछ और ढूंढें। वैसे क्लास 11th में अगर मैं CBSE या किसी और बोर्ड पैटर्न पे बात करूं तो इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं आते, बट कंपटीशन लेवल पे आपको इनके बारे में अच्छे से जानकारी होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस किया है। आप इसको अच्छे से करें। हम लोग आगे कुछ एक और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड होगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।